नमस्कार। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड को पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है द दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी आया था। उस 5 डायनेस्टी में से पहले हम ममलुक डायनेस्टी या जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे कि किस तरह से सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और भारत में एक नए रूल लाया जो टर्किश रूल कहलाया। 1192 में गोरी ने भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हराया था। और उसके बाद ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों को भी जीतते गए, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को इन्होंने अपना शासक या खुद ही खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था। हालांकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे किसी व्यक्ति को या किसी सेनापति को गद्दी पर बैठाया और शासन करना शुरू किया था। लेकिन अचानक से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और इनका कोई बेटा नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है, उत्तराधिकार नहीं होता है, जिसके कारण ये पहले से जानते थे कि जो हमारे दास हैं या स्लेव या ममलूक, ये ममलूक एक अरबी वर्ड है जिसके लिए इंग्लिश में स्लेव आता है और इसे हम दास कहते हैं, दास या गुलाम कहते हैं। गुलामों या दासों को पहले बेचा या खरीदा जाता था, इसकी खरीद बिक्री होती थी। ऐसे शासक जो अपने कामों को सही तरीके से करना चाहते थे तो वे ऐसे दासों को खरीदा करते थे। यदि और ये दास पूर्णतः वफादार होकर के शासक के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी निभाते थे। कभी कभार वो गद्दारी भी करते थे, लेकिन अधिकांशतः वे शासक के प्रति जिम्मेवार हुआ करते थे। और ऐसे दास बड़े बड़े पदवी पे गए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। जैसे अभी इसी में पढ़ने वाले हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। ये जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला डायनेस्टी था, द ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, इसमें जो जितने भी प्रोमिनेंट रूलर हुए वे तीनों गुलाम ही थे, दास ही थे। दास का एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। यदि आपने कभी बाहुबली फिल्म देखा हो तो कटप्पा भी महिष्मती साम्राज्य का एक दास ही था, गुलाम ही था, जो आजीवन उसके पुष्ट दर पुष्ट उसी साम्राज्य के गुलाम बने रहते और महिष्मती साम्राज्य के वफादार थे। हालांकि अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, वो बस मैंने एग्जांपल दिया समझने के लिए। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसका कोई बेटा नहीं था जिससे वो गद्दी पर बैठ सके, इसीलिए उसने अपने दासों पर विश्वास किया करता था और उसके दास ही उसके बाद गद्दी पर बैठे। और गोरी की सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए यही दास आ गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इलेक्ट किया गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु का जब ये पता चला तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के अधिकारियों और नागरिकों ने गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था। वह दिल्ली से लाहौर पहुंचा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, तो वो दिल्ली से लाहौर को गया और वहाँ पे 24 जून 1206 AD को लाहौर की गद्दी पर बैठा। उसने केवल बहुत छोटे से उपाधि को धारण किया जो मलिक और सिपह सालार जैसे उपाधि को धारण किया था। ये सिपह सालार जैसे आप पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, महाराजा धीराज और इस तरह के कुछ राजा थे जिन्होंने अपने पदवी को धारण किया था। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपह सालार का उपाधि धारण किया था। अभी हम देखेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे अब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इनिशियल लाइफ कैसा था, शुरुआती जीवन कैसा रहा था, वो किस तरीके से इसके पास आया, मोहम्मद गोरी के पास आया, वो जानने वाले हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक अर्ली लाइफ। कुतुबुद्दीन ऐबक के अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। जब भारत में तुर्क राज या टर्किश रूल एस्टेब्लिश्ड हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसका संस्थापक माना जाता है, जो तुर्की का निवासी था। जब वो छोटा था तो उसे गुलाम बनाकर निशापुर के एक काजी थे, उनका नाम था फखरुद्दीन ने बेच दिया। कुतुबुद्दीन बचपन से ही बुद्धिमान था और उनका रुचि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में था। वो कई चीज़ों को जल्दी ही सीख जाया करते थे। काजी के मौत के बाद उसके बेटे ने फखरुद्दीन की मौत के बाद फखरुद्दीन के बेटों ने उसे एक सौदागर के हाथों बेच दिया और जो उसे गजनी ले जा करके उस सौदागर ने गजनी ले जा करके कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को बेच दिया। किस तरीके से इसका भाग्य दौड़ रहा था आप देख सकते हैं। कोई इंसान कितना बार बेचा जा सकता है। निशापुर में पहले इसे बेचा गया था फखरुद्दीन के हाथों में। फखरुद्दीन के बेटों ने इसे एक सौदागर के हाथों बेच दिया। सौदागर ने इसे फिर अंत में जाकर के गजनी लाया और गजनी में इसे मोहम्मद गोरी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी ने उसे उसकी योग्यता से और उसके जो सीखने की कला थी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था और उसे काफ़ी अच्छे पदों पे नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी ने उसे अस्तबल का, जो जहाँ पे घोड़े रहते थे, उसका अमीर ए अखूर, ये अरबी शब्द है, संभवतः अखूर का मतलब अस्तबल हो। उन घोड़ों के अस्तबल का मालिक या बॉस नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी ने उसे तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद भी भारतीय साम्राज्य या दूसरे भारतीय राजाओं को जीतने के लिए काफ़ी मदद किया था और इससे खुश होकर के मोहम्मद गोरी ने उसे दिल्ली का प्रतिनिधि बनाया और दिल्ली का शासन संभालने के लिए दिया। तब जब ये लाहौर में शासक के रूप में जब गद्दी पे को संभाला तब इसने अपने रूल को और भी एक्सपेंड किया। कुतुबुद्दीन एक महान शासक था और वो एक सफल सेनानायक भी था। उसने अपने जो उसके शासक थे मोहम्मद गोरी उसके समय में कई युद्ध को लड़ा और उस युद्ध को जीता भी और टर्की सल्तनत को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। उसने 1206 ईस्वी के बाद नए क्षेत्रों को भी जीतने की नीति को छोड़ दिया। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने नए क्षेत्रों को जीतना बंद कर दिया और दिल्ली सल्तनत को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, क्योंकि ये भारत के लोगों की सहानुभूति लेना चाहते थे, क्योंकि भारतीय लोगों के लिए ये लोग बाहरी थे, विदेशी थे और यहाँ के स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बगैर ये शासन नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने जो एक्सपेंस की नीति थी उसको त्यागा और भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास किया इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक की निष्ठावान सेवा से ही भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की निष्ठावान सेवा के कारण ही मोहम्मद गोरी भारत में अपने इतने बड़े किंगडम को एक्सपेंड कर पाया और दिल्ली सल्तनत को ला पाया भारत में। 1210 ईस्वी में 1210 एडी में
कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मरने से पहले कुछ स्कल्पचर्स और मोन्यूमेंट्स को भी बनवाए थे। उनके द्वारा बनाया गया दो मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम और ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है जो 2.5 दिन में ही बन के तैयार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और ये अजमेर में है संभवतः। उनके द्वारा बनाया गया एक और मोनूमेंट्स है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन उसको पूरा करने का काम उनके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में 1210 AD में ये मर गए और इनके बाद इनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और जो 1210 AD से 1211 AD तक ही शासन कर पाए। इसके बाद इनके बहनोई और आराम शाह के बहनोई और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। और हम नेक्स्ट क्लास में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठती है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यहाँ तक में किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएंगे।